क्या नोबेल शांति पुरस्कार इस बार अशांति फैलाने वाली महिला को दिया गया है? क्या भारत में तालिबानी कानून चलाने की छूट दी गई है? क्या उत्तराखंड सरकार ने मान लिया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था, इसलिए उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है? जमीन घोटाले की खबर लिखने पर पत्रकार को नोटिस और घर पर पुलिस भेजने के मामले में असली सच्चाई क्या है? आमतौर पर मैं अपने 10-15 मिनट के वीडियो में एक ही मुद्दे पर बात करता हूं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक साथ कई सारे मुद्दे सामने आ जाते हैं। ऐसे मुद्दे जिनके बारे में हमें अंदर की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बहुत संक्षिप्त में इन 4 मुद्दों पर बात करूंगा जो मैंने ऊपर कहे हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहली बात नोबेल शांति पुरस्कार की। इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हम सबको इस मामले में गफलत की स्थिति में रखा गया। पुरस्कार पाने वाली महिलाओं को गांधी जी की अनुयायी और लोकतंत्र की घोर समर्थक बताया गया, लेकिन जब बात खुली तो सारे भ्रम टूट गए। इन महिला का नाम है मारिया कोरिना माचाडो, वेनेजुएला की हैं। शुरुआती खबरों में नोबेल समिति की बड़ी तारीफ की गई कि ट्रंप के दबाव में आने के बजाय उसने माचाडो को पुरस्कार दिया। यह भी कहा गया कि माचाडो गांधी जी को अपना आदर्श मानती है, लेकिन जब खबर आई कि उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है तो शक होना लाजमी था। फिर पता चला कि ये तो वेनेजुएला की संप्रभुता का ही अमेरिका के हाथों सौदा करने की इच्छा रखती हैं, अमेरिका से मोटी फंडिंग लेती हैं। यहां तक इनकी ख्याति रही कि अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर तेल निर्यात और बैंकिंग के क्षेत्र में कठोर प्रतिबंध लगाए तो मारिया कोरिना माचाडो ने इसे जरूरी दबाव बताया था, जबकि इन प्रतिबंधों से वेनेजुएला के नागरिकों की स्थिति बहुत बदतर हो गई थी। विपक्ष की नेता के रूप में वे संसद में अपने राष्ट्रपति को गोली मारने की बात कह चुकी हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत बताती हैं, यानी कि हमारी भाषा में देशद्रोही हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका की एजेंट हैं। और भी कई बातें हैं इनके बारे में। गणित की भाषा में बात करें तो मनुस्मृति प्लस तालिबान इज इक्वल टू महिला अपमान। अफगानिस्तानी विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए थे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। ठीक है, हम तालिबान को पसंद करें या न करें, अपने यहां आने वाले मेहमान का स्वागत करना हमारी परंपरा भी है और विदेश नीति भी। लेकिन अफसोस ये कि तालिबानी मंत्री ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और शर्त रख दी कि उसमें महिला पत्रकार नहीं आएंगी। इससे बड़ा अफसोस ये कि उनकी इस शर्त को मान लिया गया, केवल पुरुष पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और भी बड़ा अफसोस ये कि खुद को पुरुष मानने वाले पत्रकार बड़ी शान से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। जरा भी भारत के संविधान के प्रति समझ और सम्मान होता तो वे, यानी खुद को पुरुष मानने वाले पत्रकार, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं बैठते। हमारा संविधान लैंगिक भेदभाव नहीं करता। तालिबान अपने देश में बेशक जो कुछ करे, लेकिन यहां हमारे देश में उन्हें ऐसा करने की इजाजत कैसे दी गई और किसने दी? हमारा देश संविधान से चलता है। कोई भी तालिबानी आकर यहां अपने देश का कानून कैसे चला सकता है? यह हमारे देश के संविधान और हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला नहीं है तो और क्या है? दरअसल इसके पीछे की सच्चाई बहुत कड़वी है। हमारे देश की सत्ता को फिलहाल बिना पंजीकरण वाला जो एनजीओ अपने इशारों पर चला रहा है, उसकी प्रवृत्ति तालिबानी विचारधारा से मिलती जुलती है। वे बार बार मनुस्मृति की बात करते ही इसलिए हैं। मनुस्मृति में भी महिलाओं के प्रति वैसा ही व्यवहार करने की बात कही गई है जो तालिबान करता है। लेकिन
मनुस्मृति को छोड़ दें तो हमारी संस्कृति हमेशा महिलाओं का सम्मान करने की रही है। संविधान बना तो उसमें महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार मिला। बिना पंजीकरण वाले इस संगठन की छत्र छाया में चल रही सरकार आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारे संविधान को दरकिनार कर महिला सम्मान के मामले में तालिबान का अनुसरण करती नजर आ रही है। साफ साफ यह इस लोकतंत्र का एक काला अध्याय जैसा ही है। और महिला ही क्यों, दलितों के मामले में भी मनुस्मृति की व्यवस्था लागू करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं हर स्तर पर। हाल के दिनों की कुछ घटनाएं देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आता है वह है उनका दलित होना। ऐसा करने वाला वकील अब अपने घर में सोफे पर पसरकर बेशक बेतुके बयान दे रहा हो, इस बात को, जूता फेंकने को परमात्मा का आदेश बता रहा हो, लेकिन असली वजह तो यही है कि सीजेआई दलित हैं। और सरकार ने क्या किया, राकेश किशोर नाम के इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया ये कहकर कि सीजेआई ने उसे माफ कर दिया है। सुनो सरकार, यह जूता सिर्फ सीजेआई पर नहीं फेंका गया था, यह इस देश की न्याय व्यवस्था पर फेंका गया था और इस देश के संविधान पर फेंका गया था, इस देश की व्यवस्था पर फेंका गया था और प्रकारांतर से यह जूता सरकार के मुंह पर फेंका गया था। और उसके बाद जूता फेंकने वाले व्यक्ति का समर्थन करने के लिए जो फौज सोशल मीडिया पर उतारी गई वो हम सब ने देखी। और किसने उतारी वो फौज हम अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। भला हो पंजाब सरकार का कि ऐसे 100 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसी दौरान हरियाणा के एक डीएसपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। कारण फिर वही सामने आया, दलित होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा था, उन्हें ऐसे पदों पर नियुक्ति दी जा रही थी जो वास्तव में है ही नहीं। यहां तक बात सामने आई कि कुछ साल पहले उन्होंने, डीएसपी ने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया था और उसी दिन से उन्हें परेशान करने का सिलसिला शुरू हो गया था। यूपी के रायबरेली में एक दलित युवक को बेरहमी से जूतों से गला दबाकर और पीट पीट कर मार डाला गया। हिमाचल प्रदेश में 12 साल का एक दलित बालक गलती से तथाकथित सवर्णों के घर में चला गया। उसे पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर गौशाला में जानवरों के साथ कई घंटे बंद रखा गया, बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन डर और अपमान के कारण उस बालक ने जहर खाकर आत्महत्या कर दी। ऐसा समाज बना लिया हमने, क्रूर और बेगैरत समाज। जरा पूछिए इनसे, सवर्ण परिवार में पैदा होने के लिए इन्होंने कितने हजार साल तक तपस्या की थी और कहां की थी, ये तो साफ होना चाहिए ना। बेशक ये घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुई हों, लेकिन यदि इनका मिलान करोगे तो सभी घटनाओं में एक कड़ी बंधती नजर आएगी और साफ साफ नजर आ जाएगी। दलितों को लेकर जरा उत्तराखंड की बात भी कर लेते हैं। यहां बहुत जोर शोर से प्रचारित किया जाता है कि भाई यहां तो दलितों का बड़ा सम्मान है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। एक घटना बताता हूं आपको। पिछले दिनों में अपने कुछ साथियों के साथ आपदा पीड़ित गांव में गया था। एक गांव में पुरानी आपदा में कहां कहां नुकसान हुआ है ये बताने के लिए गांव की एक महिला भी हमारे साथ थी। वो महिला खुद को सत्ताधारी पार्टी की कोई पदाधिकारी बता रही थी और कैमरे पर आने के लिए मना कर रही थी। हम एक दलित परिवार के घर में पहुंचे। बातचीत के बीच हमने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। सत्ताधारी पार्टी वाली महिला ने हमें आंखों से इशारा करके पानी न पीने के लिए कहा। हमने अनदेखा किया तो उसने कहा चलो हमारे घर में पानी पी लेंगे। हमने तब भी पानी पीने की जिद की तो उस महिला ने दलित परिवार के लोगों को आंखों से इशारा करके पानी न देने के लिए कहा, लेकिन हमने भी जिद पकड़ ली। आखिरकार उस दलित परिवार की एक महिला ने हमें पानी दे दिया। हमने पानी तो पी लिया, लेकिन उसके बाद सत्ताधारी पार्टी की वह महिला दलित परिवार को उल्हाने देने लगी।
मसलन अब तो तुम भी बीट यानी कि सवर्ण बन गए हो, अब तो तुम्हारी भी रिश्तेदारी सवर्णों में हो जाएगी। इसी तरह की कई बातें वो महिला कहने लगी। आखिरकार उस सत्ताधारी पार्टी वाली महिला को हमें अपनी भाषा में समझाना पड़ा। हो सकता है इस सच्चाई को स्वीकार करने में उत्तराखंड के तथाकथित सवर्ण समाज को दिक्कत हो, लेकिन वास्तविकता यही है। अब यूके SSC पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द करवाने पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 21 सितंबर को हुई थी ये परीक्षा और पेपर के कुछ पन्ने आधा घंटे बाद ही बाहर आ गए थे। सरकारी पक्ष ने पहले तो साफ साफ कह दिया कि ये तो पेपर लीक है ही नहीं, बस 3 पन्ने बाहर आए थे। आयोग के अध्यक्ष से लेकर यूके SSC के अध्यक्ष से लेकर पुलिस अधिकारी, सत्ताधारी पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री तक कई दिन तक यही रट लगाए रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक नया शब्द खोज निकाला, नकल जिहाद, क्योंकि इस मामले में एक मुस्लिम युवक का नाम आ गया था। जब छात्रों और युवाओं ने आंदोलन शुरू किया तो आंदोलन को बदनाम करने का भरसक प्रयास किया गया कई स्तरों पर। कभी इस आंदोलन को नक्सलियों से, कभी नेपाल के जेनजी आंदोलन से, तो कभी लेह की हिंसा से संबंध रखने वालों से प्रेरित बताया गया। आंदोलन को समर्थन देने वाले मेरे जैसे लोगों की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान चलाया गया, देशव्यापी अभियान। लेकिन कोई पैंतरा काम नहीं आया तो मुख्यमंत्री को खुद धरना स्थल पर पहुंचकर सीबीआई जांच करवाने का आश्वासन देना पड़ा, जो इन युवकों की मांग थी। भाई, जब पेपर लीक हुआ ही नहीं था तो सीबीआई जांच तुम किस बात की करवा रहे हो? इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों और सरकार के बीच किन बिंदुओं पर सहमति बनी, किन बिंदुओं पर नहीं बनी, यह साफ नहीं किया गया। यहां तक कि आंदोलन चला रहे संगठन के कई सीनियर पदाधिकारियों को भी कुछ पता ही नहीं चला कि बात क्या हुई है, सरकार से आंदोलन क्यों वापस लिया जा रहा है। तो छात्रों को क्या पता चलता? वे तो बेचारे फिर ठगे गए जो 8-9 दिन तक वहां खड़े थे, बैठे हुए थे। इस मामले में कल एक नया अपडेट आया। सरकार ने 21 सितंबर को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। वैसे ऐसा संकेत उस समय मिल गया था जब बीजेपी के कुछ लोगों ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर परीक्षा रद्द करवाने की मांग की थी, जबकि वो कह रहे थे पेपर लीक हुआ ही नहीं, फिर परीक्षा रद्द करवाने की मांग करने पहुंच गए। असल में यह सिर्फ पृष्ठभूमि तैयार करने वाली बात थी। बीजेपी हर बात का श्रेय खुद लेने की फिराक में रहती है। परीक्षा रद्द कर दी गई है, इससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, यह आकलन करने की किसे फुर्सत है। लेकिन मैं समझता हूं कि कई महीनों की तैयारी करके परीक्षा देने गए छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उनका पैसा भी खर्च हुआ और समय भी। लेकिन उनकी किसको चिंता पड़ी हुई है? सभी को अपना उल्लू सीधा करना है और 2027 में विधायक बनना है। अब मामला एक पत्रकार का। बताया जाता है कि आईटी पार्क देहरादून की जमीन एक बिल्डर को दे दी सरकार ने। इस मामले को उजागर करने के बाद पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट के वकील से नोटिस भिजवाया गया और घर पर पुलिस भेजी गई। इस बारे में नेताओं और पत्रकारों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। पत्रकार को सत्ताधारी पार्टी के एक नेता का खास माना जाता है। इन पत्रकार की इसलिए तारीफ की जाती है कि गैर पहाड़ी होने के बावजूद पहाड़ की किसी भी घटना की सबसे पहली जानकारी और सबसे पहला वीडियो इन्हीं के पास होता है। फिर भी इस घोटाले को उन्होंने 1 साल बाद उजागर किया, वह भी सिर्फ कुछ लाइनों में अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर। नोटिस और पुलिस वाली बात उन्होंने ट्विटर पर बहुत विस्तार से लिखी, मूल खबर से ज्यादा विस्तार से। वैसे मेरा मानना है कि पत्रकार जब किसी नेता या किसी पार्टी का खास बन जाता है तो उसके सामने ऐसी चुनौतियां आती ही रहती हैं। बावजूद इसके मैं पत्रकार जी के साथ खड़ा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग वीडियो को लाइक करने के रूप में हो सकता है, कमेंट करने के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आप आर्थिक सहयोग देकर भी हमारी मदद कर सकते हैं।
हम जनता की बात करते हैं, जन मुद्दों पर बात करते हैं। किसी धरना सेठ या सरकार के सामने न तो हम हाथ फैलाते हैं न कभी फैलाने वाले हैं, आप जानते ही हैं। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।